Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you know, I am your chemistry expert and we are doing surface chemistry. तो अभी तक हम कोलॉइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम फर्दर कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वील टेक अप द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. तो अगर हम कोलॉइड्स को क्लासीफाई करते हैं, वी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया टू क्लासीफाई कोलॉइड्स. एक तो हम करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. कि डिस्पर्स फेज देखो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. सिमिलरली डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. सेकेंड हम करेंगे कि उनके बीच में इंट्रैक्शंस कैसे है, बॉन्डिंग किस तरह की है, क्या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है. थर्ड हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स. तो पढ़ते हैं हम पहला क्लासिफिकेशन इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी कि कौन कौन से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं. देखिए हमारे पास हो सकता है कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, मतलब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड मीडियम. तो उनको हम क्या बुलाएंगे, सॉलिड सोल. फॉर एग्जाम्पल अलॉयज, जेमस्टोन्स, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, दिस इज सॉलिड सोल, दैट इज सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम. दूसरा हमारे पास है सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो, लिक्विड ज़्यादा और सॉलिड कम हो, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, सोल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव पेंट्स. ऐसे ही हो सकता है जो सॉलिड है दैट इज डिस्पर्स्ड इन गैस, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स कम है और जो गैस है वो ज़्यादा है, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, एरोसोल्स. लाइक वी हैव डस्ट स्टॉर्म्स. ठीक है, तो उसमें क्या है, गैस ज़्यादा है और सॉलिड पार्टिकल्स कम है. सिमिलरली वी हैव स्मोक, वहाँ पे भी आपके पास एयर ज़्यादा है और जो स्मोक के पार्टिकल्स है, जो ऐश है, वो क्या है, कम है. Similarly, we can have liquid dispersed in solid. तो liquid dispersed मतलब liquid कम है और solid ज़्यादा है, उस चीज़ को आप क्या बुलाओगे, gel. Like we have jelly, we have butters, so they fall in the category of gel. Maybe a liquid is dispersed in a liquid, like we have emulsions. इसका example है आपके पास milk हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, क्रीम हो गई, मेयोनीज जो आप लगाते हो सैंडविच वगैरह पे, वो हो गई. सो दे आर ऑल इमल्शंस. देयर कैन बी अ चांस दैट लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द गैस, मतलब आपके पास गैस ज़्यादा है और उसके अंदर क्या है आपके पास, लिक्विड, तो उनको भी हम एरोसोल्स बुलाएंगे. देखिए यहाँ पे एरोसोल्स आपको, सॉलिड एंड गैस को भी आपने एरोसोल्स बनाया है, लिक्विड एंड गैस को भी हम एरोसोल्स ही बुलाते हैं. लाइक वी हैव फॉग, वी हैव क्लाउड्स, वी हैव डियोस विच वी यूज. Similarly, we may have the gas dispersed in the solid, मतलब गैस कम और सॉलिड जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो, तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं, सॉलिड सोल. यहाँ पे सॉलिड सोल, आपने सॉलिड को भी सॉलिड सोल बुलाया था और यहाँ हम गैस एंड सॉलिड को भी सॉलिड सोल ही बुला रहे हैं. लाइक वी हैव प्यूमिक स्टोन. आपको पता है प्यूमिक स्टोन हार्ड होता है, उसके बीच में पोर्स होते हैं, राइट, तो उसके अंदर क्या है, गैस होती है और वो पूरा का पूरा क्या होता है, सॉलिड. सिमिलरली वी हैव गैस अगेन डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड, मतलब लिक्विड ज़्यादा है और गैस क्या है, कम है, उसको हम क्या बुलाते हैं, फोम. लाइक वी हैव सोप, लेदर, वी हैव क्रीम ऑफ केक, दिस ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द फोम. तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल्स, जेल, इमल्शंस, एरोसोल, सॉलिड सोल और फोम. अब अगर हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन इंट्रैक्शंस है कि उनके बीच में इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है. तो एक हमारे पास होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स और एक हमारे पास होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स. ठीक है, अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, लायोफिलिक एंड फोबिक. फिलिक और फोबिक का मतलब मेरे ख्याल आप जानते हो. फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग, फोबिक का क्या मतलब होता है, रिपेलिंग, और फिलिक का मतलब होता है लविंग.
तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो कैटेगरी के कोलॉइड्स हैं जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का आपस में अट्रैक्शन होता है, मतलब दे हैव लव फॉर ईच अदर एंड दे गेट थॉरली मिक्स। तो ऐसे जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं दे आर इजी टू मेक, हम इनको आसानी से बना सकते हैं, एंड दे आर रिवर्सिबल एज वेल। अगर हम उसको बना सकते हैं तो हम उसको ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव लव फॉर ईच अदर, सो वी कैन से दे आर क्वाइट स्टेबल। और क्योंकि वो एडहेयर हो जाते हैं तो देयर विस्कोसिटी इज हाई। जो उनका रिजल्ट रहता है दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिलाने से, तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, हाई। लाइक वी हैव गम दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लायोफिलिक। ठीक है, अब लायोफोबिक की अगर हम बात करें, दे आर रिपेलिंग, मतलब यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शंस उतनी नहीं होती, दे आर रिपेलिंग। तो हमें आप कह सकते हो कि ज़बरदस्ती उनको मिक्स कराना पड़ता है, पर जब हम मिक्स कराते हैं तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाते हैं। बट कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, थोड़ा सा भी चेंज इन हीट, प्रेशर, कुछ भी इन कोलॉइड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मतलब जैसे अगर आपने इनको मिलाया था तो कुछ भी फैक्टर उसके अंदर अगर आप डाल दो तो उसके अंदर उनका जो बना होगा सोल वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग भी हो सकता है। एंड दे आर इरिवर्सिबल, इसलिए इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, बट येट दे कैन बी डिस्टर्ब बाय एनी फैक्टर। ये उतने स्टेबल नहीं है, दे आर क्वाइट अनस्टेबल। और जहाँ तक हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो रहती है वो सेम रहती है जैसे कि इनके कंपोनेंट्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है, बट आप कह सकते हो ये उतने स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शंस जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के उतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस नहीं है, वो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमने उनको मिक्स किया तो उससे हमें रिजल्टेंट सोल मिल गया है। सो आई थिंक यू गॉट इट दैट व्हाट इज लायोफोबिक and what is lyophilic colloids. Now we are going to start with the third classification depending upon the types of dispersed phase particles. So depending upon dispersed phase particles हमारे पास तीन तरह के colloids होते हैं. One we have multimolecular, other is macromolecular and third is associated colloids. अब देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, नाम से ही पता लग रहा है मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है, दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। पर जब हम इनको मिक्स करते हैं तो दीज यू कैन से पार्टिकल्स गेट एग्रीगेट, और एग्रीगेट करके जो उनका बनता है साइज वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, मतलब कि कोलॉइडल रेंज में फॉल करता है एंड दे बिहेव एज कोलॉइड्स। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज रहेगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रहेगा। हो सकता है पार्टिकल का साइज वैसे ही हो सकता है एग्रीगेशन से बने, हो सकता है कोई और फिनोमिना उसमें हो तो वो मतलब उस रेंज में आए। तो किसी भी तरह से आए, अगर वो फाइनली उस रेंज में फॉल कर जाता है तो वो डिस्पर्स फेज एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमने पढ़ा मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कोलॉइडल रेंज पे फॉल नहीं करता, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है, पर पार्टिकल्स का नेचर है कि दे गेट एग्रीगेट एंड देन ड्यू टू द एग्रीगेशन द साइज फॉल्स इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, सो दैट मीन्स इट फॉल्स इन अ कोलॉइडल रेंज, सो दिस कैन बी अ डिस्पर्स्ड फेज। लाइक वी हैव सल्फर सोल इज एन एग्जाम्पल। उसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे ही 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के होते हैं, बट व्हेन मेनी लाइक दे गेट एग्रीगेट सो दे फॉल इन दिस रेंज। दूसरे आपके पास है मैक्रोमोलिक्यूलर, मतलब मैक्रो का मतलब क्वाइट बिग। तो मैक्रोमोलिक्यूलर पार्टिकल्स वो होते हैं, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में अपने आप ही फॉल करता है, तभी they act as dispersed phase. For example, we have cellulose, we have proteins, we have starch. They all are macromolecular dispersed phases, right? अब तीसरा जो हम कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आपको इस पे पूछा जाता है। देखिए एसोसिएटेड कोलॉइड्स वो होते हैं इन विच दी अगर हम नॉर्मल कंसंट्रेशन पे बात करें
तो दीज सॉल्यूशन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट. अगर एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पे बात करें सो दे बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट. पर अगर हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, देन दे बिहेव एज कोलॉइड. क्यों? देखिए, जब आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे ना तो ये पार्टिकल्स एक आप कह सकते हो मिसली फॉर्मेशन कर लेते हैं. मतलब लेट्स से ये जो पार्टिकल्स है इस तरीके का एग्रीगेट बना लेते हैं और इस तरह के एग्रीगेट को आप क्या बोलते हो? मिसली फॉर्मेशन. सो दैट मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ाने से मिसली फॉर्मेशन हो जाती है एंड दिस now falls in the colloidal range, that is 1 nanometer to 1000 nanometer range, and here it start behaving as a colloid. तो normal concentration पे तो it is acting as an electrolyte, but when the concentration is increased, and what is this concentration named as? जहाँ पे ये colloid की तरह behave करते हैं, this is CMC, that is critical miscellany concentration. Critical miscellany concentration means this much concentration is actually required if we want to form this miscellany and if we want our particles to form like be in a colloidal range. So क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होगी अगर उस लेवल को, उस बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं, देन द मिसली फॉर्मेशन विल अकर एंड द पार्टिकल्स विल फॉल इन द कोलॉइडल range. And the temperature where the electrolyte changes into the miscellany, that is called as Kraft's temperature. That is called as Kraft's temperature, denoted by Tk. So this much temperature is required to change the electrolyte into the miscellany, and this much minimum concentration is required to change the electrolyte into the miscellany. और आपको शायद ये स्ट्रक्चर देखकर थोड़ा याद भी आया होगा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो होता है वो इसी पे तो बेस्ड होता है. वहाँ पे भी तो मिसली फॉर्मेशन होता है. उसमें क्या रहता है? सपोज आपने कोई गंदा कपड़ा लिया, उस पर सपोज कोई ग्रीस का स्टेन है, आपने पानी के अंदर डाल दिया, आपने सोप मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर पहले सोप मॉलिक्यूल्स डाल दिए, वो इस तरह से रैंडमली अरेंज्ड है. अब जब आप इसमें कोई गंदा कपड़ा डालोगे तो दे गेट अ लाइन इन दिस वे कि जो वाटर लविंग पार्ट होगा वो वाटर की तरफ और जो डर्ट लविंग होगा वो डर्ट की तरफ, एंड इट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसली. ऐसा ही तो होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कि इसमें जो डर्ट लविंग पार्ट है वो डर्ट को खींच रहा है, जो वाटर लविंग है वाटर की तरफ है. फाइनली जो डर्ट का बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटों में टूट रहा है, पानी में ही रह रहा है, और जो कपड़ा है वो हमारा क्लीन हो जाता है. तो यहाँ पे भी जो सोप है वो मिसली फॉर्मेशन एक्ट करने के लिए द कंसंट्रेशन, दैट कंसंट्रेशन CMC is required, that Kraft temperature is required. So you can say that here it is also a associated colloid. तो आई थिंक द क्लासिफिकेशंस आर क्लियर कि कैसे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे आपने फोम, सोल्स, एरोसोल्स, ये सब जेल्स वगैरह पढ़े. दूसरा हमने लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स पढ़े डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रैक्शंस, कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है, वीक वंडरफॉल इंट्रैक्शंस है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस है उनके बीच में. और तीसरा हमने करा कि जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है क्या वो खुद ही कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहे हैं मैक्रोमोलिकुलर जैसे, या वो एग्रीगेट होकर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की फॉर्म में आ रहे हैं, या वो CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स में बाय फॉर्मिंग अ मिसली. सो विद दिस वी फिनिश आवर क्लासिफिकेशन. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. प्लीज रीड इट थॉरली, राइट इट डाउन. बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि लिख कर लर्न किया करो, तभी आपको अच्छे से ये पूरा तैयार होगा चैप्टर. अब आप हायर क्लास के अंदर हो, हायर क्लास के अंदर देयर हैज़ टू बी अ एफर्ट फ्रॉम योर साइड. ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.